हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टेट एग्जीक्यूटिव के थर्ड पार्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है कि वो थर्ड पार्ट है उसका, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव का थर्ड पार्ट कहलाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या होता है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल के परामर्श तथा सहायता के लिए मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। मंत्री परिषद की व्यवस्था राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने, परामर्श देने, सहायता देने के लिए है। परंतु मंत्री परिषद एक परामर्शदात्री संस्था ही नहीं है, बल्कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका कहलाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्री परिषद की स्थिति के बारे में बताया गया है, जबकि अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों, शपथ, योग्यता, उत्तरदायित्व, कार्यकाल एवं नियुक्ति के बारे में बताया गया है। मंत्री परिषद के गठन कैसे हुआ? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान है कि राज्यपाल द्वारा विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। मतलब कि 164 में प्रावधान है राज्यपाल द्वारा विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। दूसरा बात आती है केंद्रीय मंत्री परिषद के अनुरूप ही राज्यों की मंत्री परिषद में भी मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं। जैसे सेंट्रल में होती है ऐसा ही स्टेट में होती है। जैसे फर्स्ट उसमें होती है कैबिनेट मिनिस्टर, सेकंड होता है स्टेट मिनिस्टर और फिर होता है डिप्टी मिनिस्टर, यानी कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। प्रत्येक मंत्री को उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य है, उसको दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार होता है, परंतु मतदान वह उसी सदन में कर सकता है जिसका वह सदस्य होता है। क्लियर है बिल्कुल कि जो विधानसभा द्विसदनीय है वहाँ पर जो मंत्री होता है वो दोनों सदनों में बोल सकता है, परंतु यदि किसी विधेयक पर मतदान करना है तो वह उसी पर कर सकता है जिसका वह सदस्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मंत्री परिषद का कार्यकाल। प्राय मंत्री परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु विधानसभा में अपना बहुमत होने के पश्चात मंत्री परिषद अपनी निश्चित अवधि से पहले ही विघटित हो जाती है। अनुच्छेद 365 के तहत जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो मंत्री परिषद भंग हो जाती है। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा मंत्री परिषद को भंग किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है किंतु उसे मंत्री परिषद में शामिल कर लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता 6 महीने के अंदर प्राप्त करना आवश्यक होता है अथवा उसे मंत्री पद त्यागना पड़ता है। क्लियर है कि 5 साल होता है, लेकिन अगर वो अपना विश्वास मत खो देता है तो पहले से विस्तृत हो जाती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है तो मंत्री परिषद भंग हो जाती है। तीसरी बात आती है कि मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा मंत्री परिषद को भंग किया जा सकता है। चौथी में क्या कंडीशन है कि यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है किंतु उसे मंत्री परिषद में शामिल कर लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता 6 महीने के अंदर अंदर प्राप्त करना आवश्यक होता है, अन्यथा उसे मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्लियर है? मंत्री परिषद की शक्तियाँ और कार्य क्या है? राज्य कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, परंतु उसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है। मंत्री परिषद राज्य के प्रशासन के संचालन के लिए विभिन्न नीतियों का निर्माण करती है। मंत्री परिषद राज्य की राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के लिए
विकासकारी योजनाएं बनाती है। मंत्रिपरिषद विधि निर्माण के क्षेत्र में विधानमंडल का नेतृत्व करती है। अब जहाँ तक हम इसके उत्तरदायित्व की बात करें, अनुच्छेद 164 स्पष्ट करता है कि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होगा। यदि विधानसभा द्वारा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ये तो हो गया सामूहिक उत्तरदायित्व की बात हो गई कि 164 में यदि मंत्रिपरिषद का विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और यदि अविश्वास प्रस्ताव होता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। दूसरा आता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रहते हैं एवं राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर उनकी नियुक्ति होती है। मुख्यमंत्री से मतभेद की स्थिति में मुख्यमंत्री की सलाह पर संबंधित मंत्री को राज्यपाल बर्खास्त कर सकता है। राज्य स्तर पर मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राज्यपाल के प्रति होता है। अनुच्छेद 164(1) में ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात की गई है। विधिक उत्तरदायित्व में कि मंत्रिपरिषद के पास किसी भी तरह का विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। तो ये हमने उत्तरदायित्व की बात करी, सामूहिक उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और विधिक उत्तरदायित्व की बात करी। राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। 166 में राज्य की सरकार के कार्य का संचालन किया गया है। 167 में मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य बताया गया है। एक जो चौथी बात हमने करी थी पहले स्टेट एग्जीक्यूटिव में, उसमें करी थी कि एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, 4 चीज़ें हमने बताई थी आपको स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में। उसमें सबसे पहले हम गवर्नर के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिसे राज्यपाल कहा जाता है। दूसरा हम सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। तीसरी हमने चर्चा करी है मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चौथी जो चीज़ आती है वो है महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार जो चौथा कड़ी है वो ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। महाधिवक्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है। ठीक है, उत्तरदायित्व की बात करें, देखो एडवोकेट जनरल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रहता है। महाधिवक्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है। क्लियर है? अब हम इसके उत्तरदायित्व की बात करें तो वो ये है कि राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना जो राज्यपाल को सौंपे गए हैं। मतलब कानूनी अगर लीगल एडवाइजर होता है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल गवर्नर का। दूसरी बात है, राज्य के महाधिवक्ता की विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में दोनों सदनों में बोलने की, कार्रवाई में भाग लेने की शक्ति होती है, परंतु उसे वोटिंग करने का राइट नहीं होता है। ठीक है कि भाई मतलब या तो दो सदनीय विधानमंडल है तो दोनों में, विधान परिषद और विधानसभा में, अथवा दोनों सदनों में बोलने की, कार्यवाही में भाग लेने की शक्ति होती है, परंतु उसमें वोटिंग का कोई राइट नहीं होता है एडवोकेट जनरल को। तीसरा है, उसे भी सभी विशेषाधिकार तथा वेतन व भत्ते दिए जाते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं। कि मतलब महाधिवक्ता को वो सभी विशेषाधिकार दिए जाते हैं, वेतन और भत्ते दिए जाते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य यानी कि किसी भी एमएलए को जो मिलते हैं वही एडवोकेट जनरल को मिलते हैं। तो इस तरह से हमने ये 4 जो हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव के पार्ट के बारे में चर्चा करी, उनके कार्यकाल के बारे में, उनके शक्तियों के बारे में, किस तरह से वो कार्य करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने
इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष रखी। आशा है वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा।